है कि नहीं दामन जी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करना है सर। और क्लास 11th में हमने रिडॉक्स रिएक्शन नाम का एक चैप्टर पढ़ा था, तो उसका एक्सटेंशन है। लेकिन हमें वो सारी बातें हमने 11th में पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, वो सब की सब जो भी हमें जरूरत है हम सारी की सारी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, फिर तो खुश वो लोग स्पेशली जिनका कि हमारा 11th वाला मामला गड़बड़ है। ऑयल जानते हैं? ऑयल क्या पेट्रोल, जिस जगह पेट्रोल नाम का ऑयल, पेट्रोलियम नाम का ऑयल जहाँ निकलता है, रिग कहते हैं क्या? अब उस रिग की स्पेलिंग क्या होती है मुझे नहीं पता, लेकिन रिग प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से रिग बनता है। तो ऑयल इज ऑक्सीडेशन इज लॉस किसका? इलेक्ट्रॉन। एंड रिडक्शन इज गेन किसका? ये सबसे आसान और सबसे ज्यादा भयंकर कंफ्यूजिंग बात है। और अगर आपको ये दो वर्ड, ये दो लाइन इनफेक्ट नहीं आपके दिमाग में बैठी कि सोता सोता भी आपका दिमाग सही बात पकड़े, तो आपको इस चैप्टर में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्योंकि हमारे में से ये इस चैप्टर में यही नहीं है कि इसी चैप्टर में पूरी 12th क्लास की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार E0 वैल्यूज आ रही होंगी। कुछ तो याद होगा, हाँ E0 वैल्यू नाम की कोई चीज होती थी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल करके। तो हमारी साल की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी दुनिया भर के क्वेश्चन E0 के ऊपर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसे वो कहते हैं जो रटने वाला मुद्दा है। तो वो सब कंसेप्ट सारे के सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते जा रहे होंगे। कुछ फंडा अगर हमने दो तीन बातें पकड़ ली तो उनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? ऑयल इज, मैं इसे ऐसे करके भी पढ़ाता था या पढ़ाता हूं कि रिडक्शन का मतलब घटा, घटना, कम होना। लेकिन केमिस्ट्री वाले 100 में से 99 बार उल्टा ही चलता है, इनका घटना मतलब फायदा है ना जी बात, या नहीं? हालांकि इंग्लिश के हिसाब से मैं जाऊं तो उन्होंने गलत नहीं लगाया, क्योंकि वहां रिडक्शन हो रहा था ऑक्सीडेशन नंबर का। ऑक्सीडेशन नंबर नाम की चीज होती है, वो कम हो रही होती है। कैसे? अगर हम ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसी फील दे रही है ये रिएक्शन, हाफ रिएक्शन? इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना? किसी भी न्यूट्रल एटम का 0 था, और कोई आयन होता है तो उस पर जो चार्ज होता है वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो अब बताओ 0 से 1 गए, ऑक्सीडेशन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। उससे क्या मतलब? यहां समझ आएगा, Cl नेगेटिव में से इलेक्ट्रॉन निकला तो वो Cl बनेगा। बैलेंस करने के लिए हम ऐसे करके लिख देते हैं, क्योंकि Cl अकेले तो मिलते नहीं है। उसी तरह लिख लो, ऑक्सीडेशन नंबर तो -1 है ना, और इसका 0 है, तो -1 से 0 हुआ तो मैथमेटिकली बताओ बढ़े या घटे? ये तो क्या ऑक्सीडेशन ही लिख दिया ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो रहे। मुझे ये लिखना था कि मान लो Na+ इलेक्ट्रॉन खाकर Na बन गया, यहाँ क्या था? +1, और यहाँ क्या था? 0। तो दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और नॉट? एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। किस सेंस में रिडक्शन? कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, +1 से 0 होना मतलब कम होना ना। तो यहां से रिडक्शन वर्ड उठाया था इन्होंने। रिडक्शन के केस में रिडक्शन होता है किसका? घटना होता है किसका? ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन वो टेंशन हमारी ज्यादा कम काम आती है, हमारे सीधे इलेक्ट्रॉन्स के फायदे नुकसान के टर्म्स में ज्यादा काम आती है, क्योंकि हम ऑक्सीडेशन नंबर हर बार निकाल के चेक नहीं करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमें साफ आते जाते दिखते होते हैं। प्रैक्टिकली ज्यादा काम होने की केमिस्ट्री पढ़ते वक्त क्या रहा होता है? इलेक्ट्रॉन का फायदा हो रहा है या नुकसान। तो मैं ऑयल इज लॉस यानी ऑक्सीडेशन इज लॉस, जब मुझे इलेक्ट्रॉन का नुकसान होता दिखेगा तो मैं उसे ऑक्सीडेशन मानूंगा, फायदा होता दिखेगा तो मैं उसे, कोई दिक्कत? तो हमें पता था क्या बड़ी बात बताई आपने, नहीं? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन हो रहा हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये बात याद है क्या? क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है क्या? ऑक्सीडेशन इज लॉस, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है अपना इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, निकाल के किसी को दे रहा है ना। तो जिसको दे रहा है उसका क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो उसके लिए मैं कौन हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट ना। लेकिन मेरा खुद का क्या हो रहा है? क्लियर? 10th क्लास का फंडा था, 10th में पढ़ लिया, 11th में पढ़ लिया, 12th में रिवाइज। अब इस चैप्टर को कई अलग अलग एंड से, कोनों से शुरू किया जा सकता है। कभी मैं कहीं से कर रहा होता हूँ, कभी लगता है इस बार यहां से ज्यादा बढ़िया क्या बैठेगा। गैल्वेनिक सेल, वोल्टेज सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उससे पहले चाहे तो हम छोटी सी बात क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? वो केमिस्ट्री जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे कुछ होगा शायद?
रॉ अंदाज में बिना बुक की भाषा पढ़े इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि वो केमिस्ट्री जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का कुछ या इलेक्ट्रिसिटी का कुछ चक्कर होता होगा, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अब दो बातें ध्यान से सुनना, हमने सबने पढ़ी हुई है, हमारे घर में रिमोट भी है सबके, और उस रिमोट में सेल भी है सबके। सेल के अंदर बिजली भरी है। कैसी बातें कर रहे हो सर आप, सेल के अंदर बिजली भरी है? नहीं, सेल के अंदर तो केमिकल्स भरे हैं। उन केमिकल्स में रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हम किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम मतलब नहीं हमारा सेल। बोलो, वो अपने आप होती है या आप करवाते हो? भाई आपने तो एक बार बटन दबा दिया ना सर्किट पूरा करने के लिए, बटन के ऊपर, बटन के ऊपर, तो रिमोट का फंक्शनलिटी होगी सचमुच में तो। लेकिन अगर आप टॉर्च लगाओ जिसमें बटन ऑन ऑफ वाला, ऑन ऑफ ऑन करके छोड़ दो तो चलता ही रहेगा ना उसमें। तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का केस है, नॉन स्पॉन्टेनियस का जो आपके टॉर्च के अंदर सेल के साथ हो रहा है या जो आपके रिमोट के अंदर सेल के साथ होता है। स्पॉन्टेनियस रिक्वायर इनिशिएशन वंस, एक बार इनिशिएशन दे दो शुरू हो गई। और एक हमने 10th क्लास में, 11 में जो हुआ सो हुआ, एक हमने 10th क्लास में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी पढ़ा था। और सब मगमग में लेते थे, दो रॉड लगाते थे, मैं एनसीईआरटी की भाषा बोलूं तो उसके ऊपर दो टेस्ट ट्यूब उल्टा करके लगाते थे, एसिडिफाइड वाटर लेते थे, तो उसे जब तक करंट देते रहते थे तब तक ये इलेक्ट्रोलिसिस होता था, या एक बार स्विच ऑन करके बंद करके सो जाओ, बंद चलता रहेगा इलेक्ट्रोलिसिस। तो वो रिएक्शन जो होती है वो स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। हम उसे लगातार बाहर से, उस रिएक्शन को कराने के लिए हम उसे लगातार बाहर से एनर्जी दे रहे हैं ना, जैसे ही हम रुकते हैं वो बंद हो जाती है, जैसे हम फिर से देनी शुरू करते हैं वो फिर शुरू हो जाती है, इसका मतलब इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस में अगर मैं बोलूं मेरे टॉर्च में पड़ा हुआ सेल को मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहता हूं, तो उसमें क्या हो रहा है? एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू ब्रिंग आउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद, अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखनी पड़ रही हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद कन्वर्जन ऑफ energy of chemical reaction या energy released during chemical reaction into electrical energy and carrying out non-spontaneous chemical reaction by using electrical energy। एक बार केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं, एक बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक सर, आपकी टॉर्च का सेल, आपके रिमोट का सेल, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज स्पॉन्टेनियस, इज द केस ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और आपका इलेक्ट्रोलिसिस इज द केस ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बोथ आर स्टडीड अंडर डन। इसमें सबसे पहले वो आपसे कहता है कि हम गैल्वेनिक सेल, वोल्टेज सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सब एक ही चीज के नाम। इसका स्टेटमेंट एक बार आया बोर्ड के पेपर में, अब तक एक बार आया, 4-5 साल हो गए तब आया था। किसे कहा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? हम कहा डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल एक डिवाइस ही तो है, which converts energy released during chemical reaction into electrical energy। तीनों की डेफिनेशन हो गई। अब इसमें हम ज्यादातर जिंक कॉपर कपल वाला सेल लेते हैं, और जिंक कॉपर कपल वाले सेल का नाम डेनियल सेल है। अगर मैं यहाँ जिंक कॉपर की जगह सिल्वर ले लूं तो जिंक सिल्वर कपल वाला सेल भी डेनियल सेल है। बोलो, अगर मैं कॉपर की जगह सिल्वर ले लूं तो जिंक और एजी वाला कपल, जिंक एजी से बनने वाला सेल भी डेनियल सेल है क्या? तो जवाब है नहीं नहीं नहीं। लेकिन वो जिंक कॉपर वाला कपल गैल्वेनिक सेल है, हाँ जी। वोल्टेज सेल है, हाँ जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, हाँ जी। अगर मैं जिंक एजी वाला ले लूं तो वो जिंक एजी वाला गैल्वेनिक है, वोल्टेज है, इलेक्ट्रोकेमिकल है, हाँ जी। लेकिन क्या डेनियल है? वो नहीं। इसका मतलब स्पेसिफिक जिंक कॉपर वाले को ही। So these three are generalized term and Daniell cell is a specific electrochemical cell where zinc and copper couple is being used। ठीक, तो इस जिंक कॉपर कपल वाले सेल में हम धीरे धीरे गहराइयों में उतरेंगे। जिंक की रॉड डूबी है जिंक आयंस में। किसमें डूबी है? जिंक आयंस में। तो इसका मैं बोलूं हाफ सेल, इसको क्या बोलूंगा? हाफ सेल। और जिंक आयंस अकेले तो होंगे नहीं, जिंक का कोई सॉल्युबल सॉल्ट घोला होगा पानी में, जनरली जिंक सल्फेट बोल देते हैं। तो आप इमेजिन करो यहाँ पे हमने टेबल पे एक बीकर रखा, उसमें पानी लिया, पानी के अंदर जिंक सल्फेट डाल के घोल दिया, फिर एक जिंक की रॉड लाके उसमें खड़ी कर दी।
नहीं, क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने पढ़ी, कहा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ऐसा हो रहा हो तो उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं ऐसे डिवाइस को। और दूसरा हमने बोला और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग यूज्ड टू कैरी आउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, ऐसा हो रहा हो तो उसे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं या इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बोलो। अब उसमें हमने आगे कहा कि गैल्वेनिक वोल्टेक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तीन तरह के किस्से हैं। नहीं, ये तीन तरह के किस्से नहीं है, तीनों एक ही चीज के नाम है। किसके नाम है वो बता दिया अभी कि डिवाइस विच कन्वर्ट्स एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उसमें हम स्पेसिफिक एक सेल पढ़ने जा रहे हैं, जिंक कॉपर कपल वाला, मतलब जिसमें जिंक और कॉपर को यूज करेंगे सेल बनाने के लिए। तो स्पेसिफिकली सेल का नाम डेनियल सेल है, ठीक है। अब इस डेनियल सेल में जिंक और कॉपर ही लेना है। क्या ये डेनियल सेल गैल्वेनिक सेल है, क्या ये वोल्टेक सेल है, क्या ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है? तो जवाब है हाँ है, क्योंकि वो जनरलाइज टर्म है। तो हम इसकी कंस्ट्रक्शन करना है कि हमने जिंक सल्फेट या जिंक के किसी सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर जिंक की रॉड खड़ी कर दी, तो इसको फिलहाल कह रहे हैं हाफ सेल, जिंक हाफ सेल। और इसके बराबर में हमने एक दूसरा बीकर लिया, उसमें हमने कॉपर सल्फेट बोल दिया या कहीं कॉपर का कोई सॉल्युबल सॉल्ट बोल दिया, कुल मिला के वहां कॉपर आयंस अवेलेबल करा दिया, और उसके अंदर हमने कॉपर की रॉड डिप कर दी, तो ये कॉपर का हाफ सेल। तो ये जो हाफ सेल होता है इसको जनरलाइज करूं तो ऐसे कि मेटल एम की रॉड है और आपने उसे डिप किया हुआ है एम एन पॉजिटिव आयंस में, उसी मेटल के आयंस में, मेटल के आयंस के सॉल्यूशन में। देखो जनरलाइज हो गया नहीं? तो यहां पर अंदर तीन घटनाएं या दुर्घटनाएं हो रही होती हैं इस हाफ सेल में। थ्री हैपनिंग्स। क्या हो रही है थ्री हैपनिंग्स? तैरते तैरते मेटल आयन तैर रहे हैं और बैठे हुए मेटल आयंस सॉल्यूशन में, तो तैरते हुए रॉड से टकरा जाते हैं और टकराते कहते होंगे ओ चोट लग गई, और चोट लगाते लग के टक्कर मार के फिर ऊ करते हुए दाएं बाएं भागने लगते होंगे। नहीं, टक्कर खा के इधर या उधर कहीं। तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा, हिंदी सुननी अच्छी ना लगी हो, कि मेटल आयंस कोलाइड विद द मेटल इलेक्ट्रोड एंड रिटर्न्स बैक एज सच। दूसरा किस्सा क्या है? मेटल आयन कहता है मैं तैरते तैरते थक गया हूं, मैं बैठकर आराम करना चाहता हूं। भाई आराम तो तू तभी कर सकता है अगर तू मेटल एटम बने आयन से। तो वो रॉड के पास गया, अब कैसे क्यों नहीं, बस दिमाग लगाओ, रॉड से उसने इलेक्ट्रॉन छीन लिए बस, छीन के उन्हें खाया, और खा के क्या डकार लेके बैठ गया होगा या नहीं? अब रॉड पे बैठा होगा या नीचे बैठा होगा हमारे लिए मतलब नहीं, बैठ गया या नहीं? रॉड से इलेक्ट्रॉन छीने तो रॉड को ऐसी फील आएगी ना मेरे पे जैसे पॉजिटिव चार्ज आया हो। ये क्या होता दिख रहा है? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? आज हमने बात यहीं से शुरू की थी। ऑयल इज लॉस, सॉरी ऑक्सीडेशन लॉस, रिग RIG रिग, रिडक्शन इज गेन, गेन हो रहा है क्या? तो वहां क्या हो रहा है? रिडक्शन दिख रहा है स्क्रीन पे, रिडक्शन। तीसरी बात क्या हो रही होगी? रॉड पे बैठे बैठे मेटल एटम्स बोले हम यहाँ महीनों सालों से बैठे बैठे थक गए, हमारा कुछ घूमने का, तैरने का, हवा खाने का मन कर रहा है। तो मेटल एटम अपने इलेक्ट्रॉन उतारकर, अपने कपड़े उतारकर रॉड पे टांगते हैं और पानी में स्विमिंग करने के अंदाज में कूद लगा जाता है। बोलो क्या बन गए? आयंस, और पानी में तैरने लगे। तो दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन इज लॉस इज ऑक्सीडेशन। दिस इज अ केस ऑफ ऑक्सीडेशन। तो कह रहा है इस बीकर में तीन बातें हो रही होंगी, जितना ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उतना रिडक्शन हो रहा होगा, नेट मामला जीरो जैसा फील हो रहा होगा। मैं इक्विलिब्रियम होगा कह दूं मैं सबके बीच में। यहां हमारा फिजिक्स वाले मिलके बनाना शुरू करते हैं, कहते हैं अगर खाली ये हुआ होता तो रिडक्शन हुआ, और खाली ये हुआ तो रॉड पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन उतार के यहां रखे गए थे रॉड पे। विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन में क्या चार्ज है? पॉजिटिव। तो क्या वहां सेपरेशन ऑफ चार्ज हो रहा है? रॉड के सरफेस पे सेपरेशन ऑफ चार्ज हो रहा है क्या? ऐसे मान लो रॉड पर नेगेटिव चार्ज और बाहर पॉजिटिव चार्ज। फिजिक्स वालों ने कहा था, क्या बताया था, क्या जहां कहीं सेपरेशन ऑफ चार्ज हो वहां क्या होता है? बताया था क्या ये भी? जहां कहीं सेपरेशन ऑफ चार्ज हो वहां क्या हो जाता है? पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। समझ लो है
कि वेयर एवर देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्जेस पोटेंशियल इज जनरेटेड, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल जनरेट हुआ वो किसकी वजह से हुआ? ऑक्सीडेशन की वजह से, रिडक्शन की वजह से, इसमें लास्ट वाले केस में। तो ऑक्सीडेशन के केस में जो पोटेंशियल आया उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया? क्या रख दिया? और उसको लिखने के लिए उन्होंने सिंबॉलिक वर्जन क्या बनाया कि आप पोटेंशियल को डिनोट कर रहे हैं ई से। मेरा बस चलता, मैं तो पी से करता, लेकिन वो कुछ ईएमएफ के चक्कर में है, वहां से कहीं से उठाया होगा पक्का, इतनी फिजिक्स मुझे नहीं आ रही। अब ऑक्सीडेशन में एम से एम प्लस बन रहा है, एम से एम एन प्लस बन रहा है। अब ये सबसे दूसरे नंबर की बात है जो पूरे चैप्टर आपको रुलाती है। हालांकि बहुत आसान किया हुआ काम अब आपके आईयूपीएससी ने, लेकिन फिर भी आप रोते रहते हो इस बात में। क्या मैं इसे हिंदी में ऐसे पढ़ना सीखूं? एम स्लैश को मैं बोलता हूं बदल रहा है, एम बदल रहा है एम एन प्लस में, एम बदल रहा है। अब ज्यादातर बुक्स तो ये स्लैश ही लगा रही हैं, लेकिन पहले जब मैं पढ़ता था तो कुछ बुक्स ऐसे भी लिखती थी, कुछ बुक्स यहाँ पे वो लगा देती थी, और जो बहुत थकी थकी बुक होती थी एक जमाने में वो तो लिखती थी एम अपॉन एम एन प्लस। तो मैं हर बार ये बोलूँ एम बदल रहा है एम एन प्लस में, 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 या नहीं? और एम अगर एम एन प्लस में बदल रहा है तो इलेक्ट्रॉन खा रहा है निकाल रहा है? और निकालना इज ऑक्सीडेशन। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, क्या आया? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी? अब अगर ये लास्ट वाला किस्सा भूल जाओ, मान लो सिर्फ ये हो रहा है थोड़ी देर के लिए, अभी वो समझ आ जाएगा ये कैसे हो कैसे। थोड़ी देर पहले तो मैं कहा था सब कुछ हो रहा है एक साथ हो रहा है, इक्विलिब्रियम जैसा है। अब मान लो खाली बीच वाला किस्सा हो रहा है, तो बीच वाला किस्सा तो क्या हो रहा है? तो उस केस में सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा, वहां पे भी पोटेंशियल आएगा, और वो उसको कैसे लिखेगा? ई एम एन प्लस बदल रहा है ना एम में, विजिबल है या नहीं? तो रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पढ़ना आ गया क्या? अब मैं आपसे बोलूं मुझे कहीं ये लिखा मिला, तो बताइए ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? पहले न्यूट्रल है फिर चार्ज है, पहले न्यूट्रल है फिर चार्ज है। इसका मतलब ये कौन है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो मैंने गलत बोला जानबूझ के, क्योंकि आप पहले भी यस सर, आप अभी भी यस सर, आपका कुछ पता नहीं चल रहा। एक दो स्टूडेंट ने बाद में बोला नो सर बस सही। चार्ज वार्ज नहीं देखना, ये अक्सर मार खाते हैं फिर से। Cl2 था तो न्यूट्रल था ना, जीरो था ना, और अब बन गया -1, तो इलेक्ट्रॉन खा के बना या इलेक्ट्रॉन निकाल के? और खाना ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल। खूब धोखा खाते हैं बुद्धू वाले स्टूडेंट्स। किस बात से कंपेयर करते हैं? पहले न्यूट्रल है फिर चार्ज है, पहले न्यूट्रल है फिर चार्ज है। ये न्यूट्रल चार्ज वाला तो ऑक्सीडेशन होता था, ये भी ऑक्सीडेशन है जी। नहीं भाई, थोड़ी बड़ी बुद्धि से सोचो, इलेक्ट्रॉन खाया या निकाला? हिंदी में तो ये बोलना सिखाया ना, Cl2 बदल रहा है Cl नेगेटिव में। Cl2 क्योंकि स्लैश को क्या बोलते हैं हम अपने दिमाग में, बदल रहा है, तो Cl2 बदल रहा है Cl नेगेटिव में, यानी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, इसलिए पोटेंशियल का नाम रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। अब आपको 11th का नाम ना लेते हुए 10th का नाम लेके बोलो, तो वहां पर रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी। रिएक्टिविटी सीरीज में बीच में कहीं ये रब कर दूं, रिएक्टिविटी सीरीज में 10th क्लास वाली में बीच में कहीं जीरो आता था, हाइड्रोजन आता था। ऊपर वो थे क्या, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम जिंक एल्युमिनियम वगैरह कुछ, मुझे याद ही नहीं होते। मुझे तो इतना याद है कि कॉपर, बिजली की तार, शायद 8, 10, 20, 15 रुपए मीटर आती होगी। फिर चांदी, कॉपर से तो महंगी होगी शायद, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन कुछ 60-70 हज़ार रुपए किलो, 80 हज़ार रुपए किलो ऐसे कुछ होगी। क्यों? हमने फिजिक्स में पढ़ा था, केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, बचपन में साइंस में पढ़ा था, सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग मेटल्स। तो फिर हम चांदी की तारे यूज करते ना, एक जमाने में करते थे अंग्रेजों के, चांदी की तारे यूज करते। तो अब इससे ध्यान रह जाता है। और ये तो सभी सब जानते हैं कि गोल्ड तो पक्का उससे भी महंगा है। ये 60,000 रुपीज का, ये 60,000 रुपीज का अगर 1 kg है, तो ये 50-60,000 का सिर्फ 10 ग्राम है। और प्लेटिनम तो शायद इससे भी महंगा होता होगा, कहते डायमंड ज्वेलरी में लगता है, सुना है था मैंने कुछ। तो बस
हाइड्रोजन के नीचे है तो और भी मुझे नहीं करने फिलहाल, कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम तो याद रहेगा। तो अगर वो कहे जी क्रोमियम मेटल कहाँ है, वो पूछे क्रोमियम मेटल कहाँ है, 10th की रिएक्टिविटी सीरीज में भी नहीं था क्रोमियम, तो पता नहीं जी कहाँ है, लेकिन इतना बता हाइड्रोजन के ऊपर होगा। एल्युमिनियम कहाँ है, जिंक कहाँ है, सोडियम कहाँ है, पोटेशियम कहाँ है, हाथी कहाँ है, घोड़ा कहाँ है, सब यहाँ है जी। ठीक है, जितने पॉपुलर, ये कोई फंडा नहीं है, जितने कॉमन मेटल्स हैं बाकी सब, वो ज्यादातर सब, मरकरी भी नीचे होता है हालांकि, लेकिन बाकी ज्यादातर सब हाइड्रोजन के। तो ऊपर वाले जो थे वो मोर रिएक्टिव मेटल थे या लेस रिएक्टिव मेटल थे, ये भी याद है हमें। और जितना नीचे जाएंगे उतनी रिएक्टिविटी। प्लेटिनम तुम इतने महंगे क्यों हो, तुम तो लीस्ट रिएक्टिव हो, कहते इसलिए तो महंगा हो क्योंकि मैं लीस्ट रिएक्टिव हूँ, किसी से लड़ता झगड़ता नहीं हूँ, बिल्कुल शांत हूँ। चलें, अब ये क्यों बता दिया आपने बीच में अचानक, कभी कहीं ले जा रहे हो कभी कहीं ले जा रहे हो, बस इसी को तो बढ़ाना है, कभी कहीं जाना कभी कहीं जाना है। अब आप मुझे बता दो जिंक और कॉपर में ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो जिन्हें पहले नहीं भी पता था, इस फंडे से समझ आ गया क्या कि हाइड्रोजन के नीचे तो कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम थे, जिंक तो था नहीं, इसका मतलब जिंक कहीं, और जो जितना ऊपर होता है वो उतना ज्यादा। तो जब जिंक और कॉपर में लड़ाई चल रही होगी तो जी इलेक्ट्रॉन देने हैं, क्या देना है, इलेक्ट्रॉन देना है, तो कौन कहेगा मैं दूंगा, भाई तुम्हारा तो दोनों का धर्म बनता है, तुम्हारा तो दोनों का धर्म बनता है, इलेक्ट्रॉन दो, जिंक साहब भी और कॉपर साहब भी, क्योंकि मेटल्स हो, और मेटल की तो डेफिनेशन यही होती थी, द एलिमेंट व्हिच हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। लेकिन बात यहां आ रही है कि दोनों में से देना एक ही को है, तो फिर तो वही देगा ना जो दादा होगा। दादा कौन है, दादा मतलब मोर रिएक्टिव होगा, तो इसलिए जिंक बेचारा इलेक्ट्रॉन देने शुरू कर देगा, और वो वायर से अगर हम जोड़ दें तो वो बहते हुए यहां आने लगेंगे। बोलिए, अब अगर पढ़ो लिखो का दिखाना हो तो बोल दो जी हाँ वोल्ट मीटर लगा दो, एमीटर लगा दो, उसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा। वोल्ट मीटर शायद पोटेंशियल मेजर करता है और एमीटर जो है वो करंट मेजर करता है, तो डिफ्लेक्शन तो आ ही जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे तो करंट इधर जा रहे होंगे क्या। अगर मैं सीबीएसई के बोर्ड के पेपर की बात करूं तो उसमें तो दुनिया भर की बार ये क्वेश्चन आया कि जिंक डैनियल सेल में व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो जनरली केमिस्ट्री का पूरा पूरा लेक्चर हो जाता है, केमिस्ट्री जरूरत नहीं पड़ती, हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो के हिसाब से काम चला रहे होते हैं। तो स्टूडेंट के दिमाग में बात आता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, वो लिखा था फ्रॉम जिंक टू कॉपर। फिर 2 दिन बाद केमिस्ट्री के पेपर के बाद फिजिक्स का पेपर होता है, मान लो, हालांकि अब तो पहले फिजिक्स का हो जाता है, मान लो जैसे फिजिक्स का पहले होता है, तो 2 दिन बाद फिजिक्स के पेपर में आ गया डैनियल सेल में व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, वो करंट करंट दिखा रहा था, या वहां पे केमिस्ट्री का पेपर, फिर तो फिजिक्स का पेपर है, अच्छा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कन्वेंशन कॉपर टू जिंक। अभी 2 दिन पहले केमिस्ट्री के पेपर में लिखा है जिंक टू कॉपर, फिजिक्स के पेपर में वही स्टूडेंट 2 दिन बाद कॉपर टू जिंक, और फिर वहां याद आता हाँ शायद केमिस्ट्री के पेपर में तो गलत लिखा है। समझ गए कहानी का मतलब, टाइम पास करना था, फालतू था टाइम हमारे पास। अब जो बुद्धू लोग हैं उन्हें वोल्ट मीटर मीटर देखने में मजा नहीं आता, तो यहाँ बल्ब लगा दो, बच्चे खुश रहेंगे, बल्ब जल गया बल्ब जल गया। ठीक है, यहां पर यूट्यूब जैसा लगा, यूट्यूब यू यू इंग्लिश का अल्फाबेट यू, अब ये यहाँ पे यूट्यूब लगा दी और इस यूट्यूब का नाम सॉल्ट की पुलिया। अब देखो जो 11th पढ़े मैंने सब याद आ रहा नहीं आ रहा, और जो नहीं पढ़े टेंशन कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल इसी तरह पढ़ा रहा हूँ जैसे पहली बार पढ़ रहे हो। इस पुलिया का नाम, भाई यहाँ से आने का मन करे जाने का तो इसमें जाके घूम के यहाँ पे आ सकता है नहीं टनल में तो। अब ये सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट की पुलिया क्यों बनती है कैसे बनती है पढ़ेंगे अभी आगे, मैं भूल जाऊं तो याद दिलाना, फिलहाल लगा दी टांग दी और बल्ब जल गया। हमारा क्या बन गया, क्या बन गया सॉरी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसमें भी स्पेसिफिकली जिंक और कॉपर का कॉम्बिनेशन, इसलिए डैनियल सेल। कोई दिक्कत, ये भी हाफ सेल, ये भी हाफ सेल, और ये कंप्लीट सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कर्जा तो जानते हो, कर्जा विजिबल है, लोन कर्ज, एल फॉर लेफ्ट, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ए फॉर एनोड, एन फॉर नेगेटिव। अब यहां से अगली से दिक्कत शुरू होगी आपको। लेफ्ट हैंड साइड वाले हाफ सेल को, इसको हाफ सेल बोला ना, एनोडिक हाफ सेल कह दूं अगर ये एनोड का काम कर रहा तो, और दूसरी तरह से देखना हो दूसरी तरह देख लो, एल और आर में क्या पहले आता है अल्फाबेटिकली, ओ और आर में, ए और सी में, और एन और पी में,
देख लो ये आए पहले हमें। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले हाफ सेल पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता, वो एनोड का काम करता है, और उस पर राइट हैंड साइड वाले पर रिडक्शन हो रहा होता है, वो कैथोड का काम करता है, उस पर रट गया क्या आज से। अब एनोड पर एनोडिक हाफ रिएक्शन क्या हो रही होगी जब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यही हो रही होगी। बोलो, ये इलेक्ट्रॉन जब यहां चल के जा रहे हो किसके पास पहुंचेंगे? कॉपर के पास। कॉपर तुझे इलेक्ट्रॉन खाने पड़ेंगे, बोलो। तो कॉपर कहेगा मैं जिंक के सामने गरीब आदमी हूं, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, मैं कम रिएक्टिव हूं, इसलिए उसने इलेक्ट्रॉन दिए और मैं उसके सामने नहीं बोल सका, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं मेटल से नॉन मेटल ही बन जाऊंगा, इलेक्ट्रॉन ही खाने लगूंगा। तो ये तो मेरी सरासर नालायकी होगी, बेइज्जती होगी। मेटल के नाम पे मैं तो धब्बा हो जाऊंगा अगर मैं इलेक्ट्रॉन खाने लगूंगा। तुम आ गए वो ठीक है, क्योंकि उसने दादागिरी में भेज दिया, मैंने तो बुलवाए नहीं थे। जिनने दादागिरी में भेज दिया ना, मैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन दूंगा, लेने पड़ेंगे देखो। अब आगे कौन तैर रहे हैं अंदर सॉल्यूशन में? और कॉपर सल्फेट है तो सल्फेट आयंस भी तैर रहे होंगे, क्या नाम है, कोई कैटायन भी होगा, कोई एनायन भी होगा। अब एक मिनट समझाने के लिए, कहानी में जान डालने के लिए, दो इलेक्ट्रॉन सल्फेट से बोले हमें ले ले, दो इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन जो भी है, वो तो बैलेंसिंग की बात होती है। सल्फेट से कहे मुझे ले लो, तो सल्फेट क्या कहेगा? इलेक्ट्रॉन आगे। तो सल्फेट कहेगा मैं तो पहले ही दुखी हूं, दो दो नेगेटिव, मैं नहीं लेता तुझे। अब और कौन है? कॉपर 2+, कॉपर 2+। जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे वो सल्फेट बोला मुझे ले ले, इलेक्ट्रॉन सल्फेट से बोले हमें ले लो, तो सल्फेट क्या बोला? मेरे पे नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उस पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो इनमें अट्रैक्शन होगी, रिपल्शन होगी? मैं नहीं लेता। सल्फेट ने क्या दिया? भाग जा। जिंक ने अपनी दादागिरी में तो इलेक्ट्रॉन भेज दिया उधर, कॉपर ने थोड़ी इलेक्ट्रॉन लेने थे। तो अब इलेक्ट्रॉन्स बात करें किससे? Cu2+ से। हमारी इज्जत रख ले भाई, हम आ ही गए हैं, ले ले भाई। तो कॉपर 2+ क्या कहे? मैं इलेक्ट्रॉन खा के न्यूट्रल कॉपर तो बन ही सकता हूँ, हालांकि है तो मेरे लिए गलत बात, लेकिन फिर भी चलो जिंक की दादागिरी के सामने। तो ये हो गई एनोडिक हाफ रिएक्शन, ये हो गई कैथोडिक हाफ रिएक्शन, ये हो गई ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है नहीं एनोड पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कैथोड पे क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। बोलो, इन्हें ऐड कर दें तो याद आ गई 11th क्लास की हाफ रिएक्शन मेथड। और जिन्होंने नहीं पढ़ी कुछ नहीं, इन्हें बस ऐड करना है। ऐड करते वक्त इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाने चाहिए, हो रहे हैं क्या? और ना हो रहे हो तो क्या करें? मैथ्स। मान लो एक मिनट के लिए, मान लो झूठ मूठ के लिए, कर लिखना मत, यहाँ 3 होता है यहाँ 2 होते, तो क्या करता? इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता है, 6 हो जाते। और इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता है, ये भी 6 हो जाते, और फिर ऐड करते हुए कैंसिल हो जाते। ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना चाहिए, तो ये कौन है? बोलिए कौन है? समझ आ रहा कुछ? अब मैं इस रॉड को जाके, मेरी बात सुनना नहीं तो आप कंफ्यूज से, इस रॉड को जाके जब भी छू छू, ये मुझे क्या देखे मारे? जब भी जाके छूंगी मेरे को इलेक्ट्रॉन देके मारे। एक आदमी है, मैं उससे जाके जब भी बात करूंगा मेरे पर आग बुलाओ, मैं उससे जाके जब भी बात करूंगा मेरे पर गुस्सा हो, तो मैं क्या बोलूं? ये तो मिर्च खा के बैठा रहता, चाहता हूं एकदम से आग उगलने लगता। तो मैं इसे जब भी जाके छूंगी क्या मार रहा मुझे देखे? तो मैं इसे क्या बोलूं? तुम पॉजिटिवली चार्ज हो, नेगेटिवली चार्ज हो? तभी तो हर वक्त इलेक्ट्रॉन मारते रहते हो। तुम गुस्से वाले हो तभी तो हर वक्त आग निकालते रहते हो। तुम नेगेटिवली चार्ज हो तभी तो हर वक्त इलेक्ट्रॉन मारते रहते हो। डन? एक्सप्लेनेशन दिमाग में बैठा? अब इधर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और ये बेचारा बीकर, ये बेचारा हाफ सेल उन्हें खाए जा रहा है क्या? आए जा रहे, खाए जा रहा, आए जा रहे, खाए जा रहे। तो जन्मों का भूखा है क्या भाई? तो हेलो, तो जन्मों का भूखा है क्या जो इलेक्ट्रॉन खाए जा रहा है? इसका मतलब कैसा चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन खाया जा रहा है, जो नेगेटिव चार्ज खाया जा रहा है? इसीलिए तो कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन आए हजम, जितने इलेक्ट्रॉन आए हजम, इसका मतलब तो कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। हालांकि जितने आएगा वो बढ़िया, सेल इनफाइनाइटली चलता है, टाइम पे जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, काम खत्म हो जाता है, तो आएगा भी लेसन में आगे। फिलहाल कहानियां दिमाग में सेट हुई। अब इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया होगा, और इस पर रिडक्शन हो रहा है तो कॉपर पे एनोड का काम कर रहा है कैथोड का? इलेक्ट्रॉन खा रहा निकाल रहा। अब अगर मैं यहां पर ये सिल्वर की रॉड और ये Ag+ आयंस का सॉल्यूशन कर दूं,
कनेक्शन यहां से काट के यहां जोड़ दो, सॉल्ट की पुलिया उठा के निकाल के लाके यहां डाल दो। अब कॉपर और सिल्वर के बीच में हाफ सेल हो गया, सेल बन गया, कॉपर सिल्वर कपल हो गया। जब कॉपर जिंक के साथ जुड़ा था तो किसका काम कर रहा था? अब ये कॉपर किसका काम करेगा? कैथोड का, एनोड का? क्यों? मेरी अभी एक्टिविटी सीरीज में कॉपर ऊपर था, ये नीचे था, दोनों हाइड्रोजन के नीचे ही थे, लेकिन कॉपर के नीचे था ना जी। तो कॉपर और सिल्वर की लड़ाई में कॉपर की दादागिरी चलेगी या नहीं? कॉपर का मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, सिल्वर तुझे लेने पड़ेंगे क्योंकि मैं दादा हूं। तो ये कॉपर से इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे, यानी इससे क्या आ जाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो थोड़ी देर पहले इस कॉपर पे रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा था, यहाँ रिडक्शन हो रहा था, और अब क्या हो रहा है यहाँ? तो सेम हाफ सेल पे ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसे किसके साथ जुड़ा गया। तो इट कैन एक्ट एज एनोड, इट कैन एक्ट एज कैथोड, डिपेंडिंग कि दूसरा हाफ सेल कौन है। आया? बस जल जाएगा। कॉपी हो गया सब कुछ? लास्ट टेंशन देके भेज रहा हूं जाते वक्त। कॉपी हो गया? रब कर दिया जाए, वापस पुराना डेनियल सेल बना दिया जाए। लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है? हर बार फोटो बनानी मुश्किल, तो कैसे बनाते हैं? जिंक की रॉड डूबी है, तो डूबी है मतलब वर्टिकल लाइन खींच दो। किसमें डूबी है? फिर जिंक सल्फेट में सॉल्ट ब्रिज का एक पैर डूबा है क्या? लेग ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज का एक लेग किसमें डूबा है? और दूसरा लेग किसमें डूबा है? और उसमें कौन डूबा है? दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे ये नहीं जोड़ता, मैं समझाने के लिए बना देता हूँ। ऐसे बनाते तो ज्यादा अच्छा था ना, लेकिन वो प्रिंटिंग में प्रॉब्लम आती होगी, पहले प्रिंटिंग मशीन में, तो मैंने कहा छोड़ो। आया क्या? तो ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब चाहूं तो मैं जिंक सल्फेट की जगह लिख दूं Zn2+, कॉपर सल्फेट की जगह क्या लिख दूं? Cu2+। इस सॉल्यूशन की कुछ कंसंट्रेशन भी हो सकती है, अगर है तो वहां ब्रैकेट में लिख दूं, चाहे ZnSO4 के साथ भी लिख दूं, चाहे Zn2+ के साथ लिख दूं, दोनों सही। और ऐसी कंसंट्रेशन मान लो C2 है, दोनों की सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। बोलिए आया क्या? अब मुझे लास्ट बात, है मैडम बोलो, कुछ कह रहे थे क्या? अब मुझे लास्ट बात बोलो, अगर मैं ये वाला बीकर तो इधर रख दूं, कॉपर वाला, और जिंक वाला इधर रख दूं, Zn, और जोड़ दूं, बल्ब जलेगा, बुझ जाएगा? क्यों? अब आपने लेफ्ट साइड पे तो एनोड रखना होता, आपने इसे एनोड बना दिया, एनोड बनाया तो इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, कॉपर तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता जिंक को, तो जिंक देना तो उसको है ना जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हो। नहीं, सही बोला, बल्ब जलेगा, इलेक्ट्रॉन जिंक ही देगा, कॉपर ही खाएगा, लेकिन ये सेल का रिप्रेजेंटेशन कंसेप्चुअली गलत हो गया, क्योंकि क्या शर्त बना दी गई कि सेल बनाते वक्त चाहे सिंबॉलिक बनाओ चाहे फिगर बनाओ, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन से वाला इलेक्ट्रोड बनाना है? जो एनोड का काम कर रहा हो, जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा हो, जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा हो। कोई नहीं, किसी बल्ब को क्या पता कौन किधर रखा है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन भेजेंगे ना जिंक से कॉपर की तरफ। तो ये कंफ्यूजन मारता आप लोगों को। थोड़े से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले, बढ़िया वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह बना दिए जाए तो वहां पे आप हो जाते हो। कन्वेंशनली एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेशन गलत हो गया ना। बाकी बातें कल करते हैं।